नहीं, इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति और क्या होगी? अगर सरकार, या तो ये माना जाए कि सरकार कमजोर है तो उनके बस की नहीं है इसलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं, या ये माना जाए कि सरकार के साथ वो षड्यंत्र में शामिल हैं, वो आरएसएस के और बीजेपी के गुंडे जो हैं वो सब ये जो सारी भाषा बोल रहे हैं, इससे बहुत सीधा सीधा पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि सरकार इन बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को लाके कत्लेआम मचाना चाहती है, अन्यथा उनका कोई मतलब नहीं है। कितनी ही तरह की पुलिस फोर्स है, अगर लोकल पुलिस का देखा जाए, लोकल पुलिस है उत्तर प्रदेश में, पीएसी भी है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है 6 तरह की, और साथ में जो है अगर बहुत ही ज्यादा आपको लगता है तो आर्मी भी आपके पास में, सब कुछ तो है ना, फिर भी वो गुंडे क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक अगर गुंडे लेके आता है और विधायक गुंडे लाके ये सारे डायलॉग, मतलब ये सारी जो है बातें भी कहता है और फिर गृह मंत्री को पत्र भी लिखता है, तो मैं समझता हूं गृह मंत्री अगर वाकई में एक साधारण व्यक्ति भी होते तो उन्हें उसी पत्र पर उस जो उनका वो विधायक है न केवल पार्टी से निकालना था बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उसे अरेस्ट करा के जेल भेजना था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब साफ है कि सब कुछ गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के, सरकार के कहने पर, आरएसएस के कहने पर ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे इनके साथ मन के ये कत्लेआम मचाना चाहते हैं। पर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, देखिए ये अपने हर बार कोशिश कर रहे हैं, उस दिन जो 27 तारीख को था वाकई में बड़ी बुरी स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तुमने कानून अपने हाथ में ले रखा है या तुम गुंडागर्दी पे उतारू हो, अगर थोड़ी देर के लिए ये आंदोलन करने वाले लोग भी कानून को भूल जाएं, शांति को भूल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी जिंदा नहीं जाएगा उनमें से। ये भी उन्हें समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। तो ये कत्लेआम मचाने की जो साजिश है और फिर लाशों पर राजनीति, क्योंकि बीजेपी हमेशा से लाशों पर राजनीति करती रही है, चाहे वो गोधरा रहा हो, चाहे उसके बाद में गुजरात दंगे रहे हो, और चाहे उसके बाद में आपने देखा हो सब इन्हीं के राज में हुआ था, जो कारगिल वगैरह हुआ था इन्हीं की करतूतें थी, और उसके बाद में जो उससे पहले भी जो 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ के जो बॉम्बे में इन्होंने सब कुछ किया, और फिर जो पुलवामा है, अब तो साफ ही हो गया कि पुलवामा सब इन्हीं का कराया हुआ है। जो वो अर्नब गोस्वामी, उसकी चैट के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि पुलवामा इन्हीं का कराया हुआ है सब कुछ, जिसमें हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। तो इससे भी आगे और आ जाओ तो लद्दाख में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए वो सब इनकी करतूतें हैं। ये जो बाढ़ लगा रखी है ये वहां लगाओ ना जाके, अगर वहां लगाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन वहां नहीं लगा रहे हैं आप यहां लगा रहे हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी ढोल बजाकर बार बार कह रही है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार। अच्छा वकील साहब, एक मेरा सवाल है और कानून से संबंधित है। जो रिहाना पॉप सिंगर है और हॉलीवुड की, उन्होंने ट्वीट किया और यहाँ गोबर भक्तों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, और देखिए दिल्ली पुलिस ने कितना बचकाना काम किया है कि उन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली है। क्या सम्मान लेकर ये वहाँ जाएंगे? जैसा उनका गृह मंत्री, देखो आप समझो भाई, जैसा उनका गृह मंत्री है वैसी उनकी अकल है दिल्ली पुलिस की, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। ये है, आप देखिए आप उन पर एफआईआर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उनका आपके देश में हस्तक्षेप है, तो ये बताओ कि इनमें से एक व्यक्ति, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो डायरेक्टर रहा है, उसने जब अमेरिका में एक काले व्यक्ति का मतलब उसको दबाया गया था, उसका पुलिस ने मर्डर ही कर दिया था, ब्लैक लाइव मैटर जो था उसमें जो है उसने ट्वीट किया था, मैं क्यों किया था। दूसरी और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी ट्रंप के प्रचार में वहां गए और वहां जाके कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार है नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हो, आपको क्या हक है? हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकारी स्तर पर सरकारों की बातें होती हैं, देश की बातें होती हैं, आप किसी के प्रचार में कैसे जा रहे हो? तो आंतरिक उसमें हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, अब अपने देश का दूसरे देश का अंदरूनी बाहरी कुछ नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जब आप देश में कोरोना होता है वहां से कर्जा लेते हैं, उनकी किस शर्तें आप मानते हो? 54,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने इसी कोरोना काल में वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 54,000 करोड़ रुपया ले लिया, पब्लिक को पता भी नहीं कहां गया, इसका भी पता नहीं। दूसरी बात यह है, जब आपने WTO पर साइन कर दिए, ये नहीं किया आपने, और इन संस्थाओं से आप वो लोन कर्जा ले रहे हो, तो अपना और पराया क्या रह गया? आंतरिक और विदेशी क्या रह गया? दूसरी बात, अब इससे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि बाहर का कोई व्यक्ति बोलता है और आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, तो मोदी जी और सारी सरकार और जिनके जितने भी पालतू जो है ना वो अंधभक्त हैं,
और ये IT सेल के कीड़े हैं तनखैया, ये इस बात का जवाब दें, जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से तुमने हटाया था तो मोदी सरकार लेके आई थी यूरोपियन यूनियन के 25 MPओं को, वो तुम्हारे दामाद लगते थे जो उन्हें लेके आए थे। क्या वो अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था? कैसे आए वो? जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य थे यहाँ वो MP कैसे आए? तुम लेके आए उन्हें? ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं था। और 3 महिलाओं ने, और वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की महिला है और आवाज उठाती है, वो सच्चे कलाकार, दुनिया में कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई उन्होंने आवाज उठाई, वही आवाज उठा रही है। और उनकी आवाज उठाने से टांगे कांपी, मतलब ये हाल है इनका। ये जो 56 इंच का सीना है और जन क्या क्या कर रहे हैं, ये 3 महिलाओं के आवाज उठाने से ही, केवल ट्वीट करने से 4 लाइन के इनकी टांगे कांप गई, इनकी सत्ता पूरी हिल गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो इनका दोहरा मापदंड हमेशा से रहा है इनका, तो ये सब पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी दुनिया में किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और सच्चा व्यक्ति है वो आवाज उठा रहा है, उससे हक है। यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है और यही मानवाधिकार है, इसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला पहुंच गया, अब UN मानवाधिकार जो है वो भी इस पर टिप्पणी कर चुका है। आज जैसा कि कहा कि किसानों को और सरकार को नसीहत भी दी है, तो क्या कहेंगे इस पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मामला चला गया? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं ना, मानव अधिकारों का हनन कितनी बुरी तरह से हो रहा है, आप जान रहे हैं ना जाने? ये जो कटीले तार हैं और ये जो कीलें लगाई हुई हैं, क्या ये इस देश के लोगों का अपमान नहीं है? क्या इस देश के अन्नदाता का अपमान नहीं है? ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और ये सब क्यों किया जा रहा है आप सब भी समझ रहे हैं। इसको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आपको ध्यान होगा जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो शाहीन बाग का जो आंदोलन था, जिस जगह पर था उससे करीब 1 किलोमीटर पीछे एक रोड पड़ती है, जो आप यहाँ से जाएंगे महामाया फ्लाईओवर से चलते हुए नोएडा से, और वो रोड चलती है 8 लेन की रोड है, सरिता बिहार में लगती है। उस रोड से 1 किलोमीटर अंदर था शाहीन बाग का आंदोलन। उस रोड पे कुछ भी नहीं था, फिर भी पुलिस ने, इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर रखी थी, उधर दिल्ली सरकार ने क्यों कर रखी थी? पब्लिक परेशान, और पब्लिक परेशान हो तो आंदोलन के विरोध में वो गाली दें, और वो हुआ भी ठीक इसी तरह से। ये जो कांटे लगा रखे, अगर इधर से हमें जाने वाली बात होती, यहाँ रोकते तो समझ में आता था। आपने पूरी बैरिकेडिंग कर दी, जंगल में भी आपने तार लगा दिए, इस तरह से आप सारे करें। इसका मतलब ये है कि उधर से आप देखें कि दिल्ली से आने वाला कोई नहीं, इधर से जाने वाला कोई नहीं, तो होगा क्या यार? इन किसानों की वजह से जो है ना ये सारा मामला हो रहा है। ये पता नहीं कब जाएंगे उठ के, तो लोग किसानों को गाली देंगे। आंदोलन को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश है। दूसरी बात, ये जो कांटे लगाए गए हैं, मेरा एक निवेदन है, मोदी जी के पास तो अभी पैसे वैसे तो पड़े होंगे, हाँ, तो मोदी जी को इन 3 जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन 3 जगह कांटे लगाने के बावजूद भी दिल्ली में जाने के 15 रास्ते खुले हुए हैं। अगर हमें जाना होता तो 26 तारीख को किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी, हम वहीं बैठे थे, वहीं बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं, सब चले जाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं और हम वापस आ गए। अब अगर जाना हो तो 15 रास्तों से आराम से जा सकते हैं, तो आप फिर वहां भी लगाइए कटीले तार। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये सरकार की उस मानसिकता को दिखाती हैं जिसमें किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति उनकी नफरत साफ नजर आ रही है। ये उसी का हिस्सा। तो क्या दबाव पड़ेगा आप सरकार के ऊपर इससे UN के बोलने? सरकार के ऊपर तो दबाव बहुत पड़ रहा है, कटीले तार निशानी नहीं है, दबाव की तो निशानी है। कांटे देख के भी दबाव नहीं, और देखो दबाव कैसा, एक दिन लगाए अगले दिन उखाड़ लिए, मतलब थूक के चाट लिया। अब इसे दबाव नहीं कहोगे तो क्या करोगे भाई? अच्छा, एक सवाल नहीं भैया, इनकी नमक कौनी पे बोल रहे हैं। एक सवाल कृषि संबंधित, जैसे हमारे यहाँ के किसान मक्का बोते हैं तो उसमें अड़हर भी डाल देते हैं, उसमें तिल भी डाल देते हैं, और छोटी चीज डाल देते हैं। पहले मक्का काट लेते हैं, उसके बाद तिल काट लेते हैं, और फिर लास्ट में अड़हर काट लेते हैं, 3 फसल ले लेते हैं। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। कानून में जब एक ही फसल, जब वहाँ से इनका दल्ला बोलेगा कभी ये फसल बुनी है तो वही बुएगी, तो इस तरह तो किसान बहुत नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सवाल। ये भी समझने की बात कि किसान जो मिक्स खेती करता था, ईख बोई तो उसके चारों तरफ जो है ना अरहर की पहाड़ लगाता, ठीक है ना जी। गेहूं बोया तो सरसों बीच में बोते, ये सारे होते थे। मूंग बोई तो साथ में जो उसमें अरहर भी बोते, नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से, मैं कह ही रहा हूं बार बार, कि किसान अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा, उसके बाद में गुलाम बनेगा, और उसके बाद कर्जदार तो बन ही जाएगा, गुलाम बनेगा। मजदूर जिस दिन बन गया उसी दिन कर्जदार बन जाएगा, और फिर वो गुलाम बनेगा और देश तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। ये इस तरह के काम।
क्या कार्ल मार्क्स का एक वो था कि जब किसानों पे भी या जब कोई अपनी जमीन के ज़्यादा गिरवी बन जाएगा तो ये गरीब लोग इकट्ठे